Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. We are learning CSS और आज हमने डिस्कस करनी है एक बहुत एडवांस, एक बहुत मज़े की और थोड़ी सी जो मुश्किल समझी जाती है CSS में प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स बॉक्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत यूज्ड भी है। प्रोफेशनल वेबसाइट्स में फ्लेक्स बॉक्सेस यूज़ हो रहे होते हैं और ये जब नए नए बिगनर्स जो हैं वो CSS सीख रहे होते हैं तो उनको ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है। बिकॉज ऑफ इट्स नेचर इसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। अब इसमें जो है ना, इसकी डिफरेंट फ्लेक्स बॉक्स की आगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। टेक्स्ट रैप होता है, इसमें टेक्स्ट रैपिंग हो रही होती है, जस्टिफाई कंटेंट। तो हम बेसिक से इसको समझेंगे। अब इसमें जो है ना, इस तरह चीज़ें याद करने वाली हैं, तो याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको मेन समझ आ गया ना कि फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है, किस तरह से उसमें अलाइनमेंट हो रही होती है, किस तरह से ये सारी चीज़ें, ये बाहर वाली चीज़ पूरी क्या होती है, फिर इसमें किस तरह से ये सारे आइटम्स जो हैं ये फ्लेक्स में अरेंज हुए हुए हैं, रो क्या है, कॉलम क्या है, तो आप कर लोगे। लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपने चीज़ें याद करने पे तो नहीं जाना कि इस CSS के जो हैं अब हज़ारों प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं। थाउजेंड्स भी नहीं, मैं कहूँगी कि इसकी लैक्स में जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हिफ्स नहीं करनी इस एआई के दौर में। मेमोरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, हर वक्त फुल रिसोर्सेज होंगी। आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो अपने प्रोफेशनल करियर में, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आप प्रॉपर्टीज सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज यूज़ ही नहीं करनी आती, अगर आपको सही से उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हुआ, तो आप कैसे उन्हें को आ भी जाएंगे, आप रट्टा मार भी लोगे, आप याद कर भी लोगे, लेकिन उन्हें यूज़ कैसे करोगे अगर आपको आता ही नहीं होगा यूज़ करना। तो आपने मेन बेसिक से सीखते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। गौर से लेक्चर को सुनना है, समझना है। जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, आपने कहीं और से जाके पूछनी है, मेरे से पूछनी है। अगर मेरे से क्लियर नहीं होती तो आप किसी और से जाके पूछ सकते हो, ठीक है। पूरी एक फ्लेक्स बॉक्स पे वीडियो देख सकते हो, लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए। बेसिकली बेसिक मकसद मेरा बताने का ये है। अब फ्लेक्स बॉक्स में होता क्या है, फ्लेक्स बॉक्स में हम हमारा एक कंटेनर होता है, एक पूरा, जैसे एक पेरेंट एलिमेंट है ना, तो उसी को कंटेनर है बेसिकली हम कह रहे थे। एक बाहर से एक पूरा कंटेनर है, उस कंटेनर के एक्सेस होते हैं। जैसे ग्राफ में एक्सेस नहीं होते, वैसे कंटेनर के भी एक्सेस होते हैं। एक वर्टिकल एक्सेस होता है, एक हॉरिजॉन्टल। आपको पता है ना, एक्स वाई एक्सेस होते हैं। इनमें हम कह रहे होते हैं एक मेन एक्सेस होता है, एक एक्सेस को हम कह रहे होते हैं कि ये मेन एक्सेस है, और दूसरे एक्सेस को हम कह रहे होते हैं ये क्रॉस एक्सेस है। अब ये डिपेंड करता है, अब यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस को मेन एक्सिस लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मेन एक्सिस लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हॉरिजॉन्टली मेन एक्सिस हो, वर्टिकल भी मेन एक्सिस हो सकता है। ये हम खुद से सेट कर रहे होते हैं कि वर्टिकल मेन एक्सिस रखना है या हॉरिजॉन्टल मेन एक्सिस रखना है। और इन दोनों एक्सिस के हिसाब से हमने जो है ना चीज़ों को अरेंज किया होता है, इस तरह अरेंजमेंट की होती है। फ्लेक्स बॉक्स का बेसिकली मकसद ये है कि हमारे पास अब जैसे डिफरेंट बॉक्सेस हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हमने बनाए हुए हैं एक वेबसाइट में, एक वेब पेज पे, तो किस तरह से अरेंज होंगे, रो की फॉर्म में अरेंज होंगे, कॉलम की फॉर्म में अरेंज होंगे, रो और कॉलम दोनों की फॉर्म में डायगनली अरेंज होंगे। तो ये हमें फ्लेक्स बॉक्स जो है ना अलाउ करता है कि हम एलिमेंट्स को रो की सूरत में अरेंज कर लें, कॉलम की सूरत में अरेंज कर लें, रो रिवर्स की सूरत में अरेंज कर लें, कॉलम रिवर्स की सूरत में अरेंज करें, या उसको हम जो है ना सारों को इस तरह मिक्स कर लें, एक रो फिर दूसरी रो, इस तरह एक मैट्रिक्स बना लें। तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट के लिए हमें फ्लेक्स बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। ये देखें, ये जो पिक्चर आपके सामने बनी हुई आ रही है, यहाँ पे भी हम मैट्रिक्स हैं, डिफरेंट हमारे पास डिव्स हैं, डिफरेंट बॉक्सेस हैं, डिफरेंट लेंथ और विड्थ के। अब देखिए, एक बॉक्स इसकी लेंथ विड्थ सेपरेट है, फिर इसके नीचे जो है ना इस तरह दो रोज हमने की हुई हैं, ये दो रोज हैं, इसके नीचे एक बॉक्स है। इस तरह की आपको वेबसाइट में भी ना इसी तरह से अरेंज हुए हुए बॉक्सेस नज़र आते हैं। आप किसी भी वेबसाइट को इमेजिन करें जो आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे इसी तरह से चीज़ें अरेंज हुई हैं। इसको हम कहते हैं फ्लेक्स बॉक्स अरेंजमेंट। तो ये कैसे करनी है हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब कोडिंग में जाकर थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसकी मैं पहले आपको बता दूं, फ्लेक्स बॉक्स स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट। ये यहाँ पे जो लेआउट हम कर रहे थे फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये वन डायमेंशनल लेआउट है, यानी हम जो है ना टू डी में नहीं अरेंज कर सकते, वन डी में हमने रो या फिर कॉलम्स में आइटम्स को अरेंज करना होता है।
ये है बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स। यहाँ पे हमें फ्लेक्स मॉडल जो है ना वो फ्लेक्स मॉडल समझना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया मेन एक्सिस होता है, क्रॉस एक्सिस जरूरी नहीं है यही वाला मेन हो और ये वाला क्रॉस हो, ये वाला मेन और ये वाला क्रॉस भी हो सकता है। एक फ्लेक्स कंटेनर हम बनाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट फ्लेक्स आइटम्स होती हैं। उन फ्लेक्स आइटम्स को हम डिफरेंट डायरेक्शंस में अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम जो है ना रो डायरेक्शन रख सकते हैं, रो रिवर्स कॉलम और कॉलम रिवर्स। अब फ्लेक्स कंटेनर हमने बनाना कैसे? कोई भी हमारे पास एलिमेंट है उसको हम कह देते हैं कि कंटेनर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बेसिक जो लिखा हुआ है ना, बेसिक्स जो हम फ्लेक्स बॉक्स प्लेग्राउंड मैंने बनाया है, उसमें मैंने क्या किया, एक पेरेंट है, पेरेंट डिव है, उसको हमने कह दिया कि वो कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर 3 फ्लेक्स आइटम्स, एक जो है बॉक्स 1 है, एक बॉक्स 2 है, एक बॉक्स 3 है। यहाँ पे मैं एक और भी बॉक्स बना लेती हूँ ताकि हम ज़्यादा अच्छे से जो है ना वो चीज़ों को समझ सकें। यहाँ पे मैं बॉक्स 4 भी बना लेती हूँ, इसकी आईडी रख लेती हूँ बॉक्स 4। ओके, ये 4 बॉक्सेस हैं, इनकी हम जो है वो स्टाइलिंग देख लेते हैं। डिव की जो है ना मैंने हाइट विड्थ इस तरह की गई, बल्कि यहाँ पे हमें डिव की नहीं, यहाँ पे हमें कंटेनर वगैरह की सेपरेटली देखनी पड़ेगी। कंटेनर की पहले मैं अलग से रख लेती हूँ। कंटेनर मैंने क्लास की कहा है, मैं कहती हूँ कंटेनर मेरा पूरा जो है ना वो इसकी मैं विड्थ रख लेती हूँ 800 पिक्सल और इसकी मैं हाइट रख लेती हूँ 300 पिक्सल। पूरा इसका बॉर्डर मैंने रखा है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कंटेनर शो हो रहा है और उसके अंदर बॉक्सेस। फिर अब इन सारे बॉक्सेस की मैं कर लेती हूँ विड्थ और हाइट सेट। इन सारे बॉक्सेस को ना एक साथ अगर मैंने सिलेक्ट करना है तो मैं डिव को सिलेक्ट कर लेती हूँ। डिव की मैं विड्थ और हाइट रख लेती हूँ 100 पिक्सल। और इनको मैं डिस्प्ले ब्लॉक की सूरत में अरेंज कर लेती हूँ, बल्कि अभी मैं इसको कॉलम में ही रहने देती हूँ। कंटेनर को थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ, कंटेनर थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ 1000 पिक्सल और यहाँ से 500 पिक्सल। ओके, ये बड़ा सा कंटेनर, इसके अंदर बॉक्सेस पड़े हुए, इनकी मैं बैकग्राउंड कलर इनको दे देती हूँ कोई ना कोई। सारों को सेम दे देती हूँ। यहाँ पे हमने कलर्स से इतना प्ले नहीं करना, बॉक्स 1 बॉक्स 2 से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डिफरेंट बॉक्सेस को। कलर से हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं। अब ये पूरी डिव का हो गया है, इस तरह से नहीं, हम सेपरेटली जो है ना इन चीज़ों को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसको यहाँ पे मैं स्टाइल ऐड कर देती हूँ, बैकग्राउंड कलर कर लेती हूँ एक्वा। और इसी तरह से ये वाला स्टाइल जो है ना सब में कॉपी कर लेती हूँ। अब ये मैं स्टाइलिंग विद इन HTML कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ पढ़ा रही हूँ, लेकिन जब आपने प्रोफेशनल वेबसाइट्स डिज़ाइन करनी है तो आपने इस तरह से नहीं करना है, इस प्रैक्टिस को अवॉइड करना है। आपने सारी की सारी CSS अलग से CSS फाइल में ही रखी है। ओके, अब ये इस तरह से मेरे पास शो हो रहे हैं। इधर भी मैं बॉर्डर लगा लेती हूँ 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक। इस तरह से मेरे पास शो है। अब ये मैंने एक प्लेग्राउंड बना दिया, बाहर कंटेनर है, अंदर फ्लेक्स आइटम्स है। अभी ये मेरे पास फ्लेक्स बॉक्स नहीं बने, ये बाहर कंटेनर तो है लेकिन फ्लेक्स कंटेनर, ये फ्लेक्स कंटेनर नहीं है। इसे फ्लेक्स कंटेनर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंटेनर वाली CSS में लिखना पड़ेगा, इसका डिस्प्ले करना पड़ेगा फ्लेक्स। इसका फ्लेक्स डिस्प्ले जब मैं करूँगी ना तो ये मेरे पास एक फ्लेक्स कंटेनर बन गया। बस आप समझे
कि जब मैंने फ्लेक्स डिस्प्ले किया तब देखें ये चेंज हो गए। जैसे मैंने फ्लेक्स डिस्प्ले किया तो ये बॉक्सेस इस तरह से आ गए। ओके, तो बस आप ये समझें कि हमारे पास कुछ ऐसा हुआ, एक बटन मैंने दबा दिया, जैसे मैंने एक बटन दबाया, डिस्प्ले फ्लेक्स वाला बटन दबाया, तो मेरे पास फ्लेक्स बॉक्स चालू हो गया, फ्लेक्स बॉक्स ऑन हो गया। अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ उस फ्लेक्स बॉक्स में। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने ऑन कर लिया। अब मैं इस कंटेनर में कहती हूँ कि मैं अब मेरे पास क्या हुआ है कि ये वाला जो बाहर वाला पूरा बॉक्स है ना, फ्लेक्स कंटेनर बन चुके हैं और अंदर वाली चीज़ें क्या, फ्लेक्स आइटम्स। तो अभी मैं मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस सेट कर सकती हूँ। ये मैं किस तरह से सेट करूँगी, फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन को यूज़ कर। इट सेट्स हाउ फ्लेक्स आइटम्स आर प्लेस्ड इन द फ्लेक्स कंटेनर। ये बताता है, फ्लेक्स बुक डायरेक्शन बताती है कि पूरा फ्लेक्स कंटेनर है उसमें किस तरह से फ्लेक्स आइटम्स पड़े होंगे अलोंग विच एक्सिस एंड विच डायरेक्शन। अब फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ना वो मेन दो किस्म की है, रो और कॉलम, और फिर दो इसके रिवर्स हैं, रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरह से ये। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन मेरे पास हो जाए कंटेनर में, क्या है जाके मैं कह रही हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन मेरे पास कर दो रो। अब ऑटोमेटिकली भी जो फ्लेक्स डायरेक्शन होती है ना वो रो ही होती है, तो देखिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब मैं यहाँ पे अगर कह देती हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन कर लो कॉलम, मैंने कॉलम की स्पेलिंग सही रखी है, अब सही। तो अब देखिए मेरे पास किस तरह से अरेंज हो गए, कॉलम की फॉर्म में अरेंज हो गए, ये सारे फ्लेक्स आइटम्स कॉलम की फॉर्म में अरेंज हो गए। अब मैं इसको कर देती हूँ कि कर हो जाए कॉलम रिवर्स। तो कॉलम की फॉर्म में तो होंगे लेकिन अब नीचे से स्टार्ट होंगे, अब नीचे से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। देखिए फ्लेक्स बॉक्स भी नीचे आ गई क्योंकि ये भी हमारे पास एक फ्लेक्स आइटम है। फ्लेक्स बैकग्राउंड पर ऊपर आ रहा है, सबसे नीचे आ रहा है। अब ये किस तरह से हो गया, बॉटम टू टॉप। अब मेरे पास क्या डायरेक्शन होगी, मेन एक्सिस हमारे पास अब किस तरह से हो गया, यहाँ पे मैं मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस सेट कर सकती हूँ ना, तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकती हूँ मैं, ऊपर से नीचे कर सकती हूँ, यानी टॉप टू बॉटम मेन एक्सिस कर सकती हूँ। अगर टॉप टू बॉटम मेन एक्सिस है तो क्रॉस एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री दोनों के दरमियान होगा, थीटा। मैं बॉटम से टॉप कर सकती हूँ। बॉटम से टॉप कब होगा, जब हमारे पास कॉलम रिवर्स है। अभी हमारे केस में बॉटम से टॉप है मेन एक्सिस, ये क्या है कॉलम रिवर्स, ये क्या है कॉलम। फिर इसके अलावा मैं लेफ्ट टू राइट कर सकती हूँ। लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या है, रो। जब फ्लेक्स डायरेक्शन हम रो रखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट में मेन एक्सिस को अलाइन कर सकती हूँ, और राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट क्या है, रो रिवर्स, ये रो रिवर्स है। ओके, तो इन चारों डायरेक्शंस में मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ, इसको लेआउट कर सकती हूँ, मेन एक्सिस के अलॉन्ग इसको रख सकती हूँ मैं, फ्लेक्स बॉक्स को, फ्लेक्स आइटम्स को अरेंज कर सकती हूँ मतलब। ओके, तो चारों डायरेक्शंस में हो सकता है। रो जो है वो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है, रो रिवर्स, कॉलम, कॉलम रिवर्स, इन चारों डायरेक्शन में हम इसको कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको रो रिवर्स करती हूँ, रो देख लिया, कॉलम देख लिया, रो रिवर्स भी देख लिया। रो रिवर्स में किस तरह से होगा कि फ्लेक्स बॉक्स प्लेग्राउंड इधर लिखा हुआ है, फिर बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री। अब ये देखें ये फ्लेक्स आइटम्स किसके अंदर अरेंज हो रहे हैं, फ्लेक्स कंटेनर के अंदर ही अरेंज हो रहे हैं, फ्लेक्स कंटेनर के हिसाब से अरेंज हो रहा है सब कुछ, जो कुछ हो रहा है फ्लेक्स कंटेनर के हिसाब से हो रहा है। ओके, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आप जितनी भी हम फ्लेक्स करेंगे ना वो पूरी इस फ्लेक्स कंटेनर के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी। फिर फ्लेक्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लेक्स कंटेनर के लिए। जस्टिफाई कंटेंट हम कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं मेन एक्सिस के अबाउट, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फ्लेक्स बॉक्स प्लेग्राउंड, अब मैं इसको जो है ना एक बार कंटेनर से निकाल देती हूँ क्योंकि ये मसला कर है। ये हेडिंग वाली जो फ्लेक्स बॉक्स प्लेग्राउंड वाली हेडिंग है, इसको मैं कंट्रोल एक्स और बॉडी के बाद इसको कंटेनर से पहले ले देती हूँ, वरना ये भी अब हमारा फ्लेक्स आइटम बन जाता है, ये भी कंटेनर का हिस्सा बन जाता है। अब ये कंटेनर का हिस्सा है, तो मैं यहाँ पे क्या डायरेक्शन रखती हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ना मैं यहाँ पे रो ही रखती हूँ। ठीक है, अब इसको मैं एक चीज़ मैं आपको इधर बताती हूँ। अब जैसे यहाँ पे डिव मैंने 100 अंडर पिक्सल के रखे हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं इसका जो है ना वो 40,000 एरिया का देखती हूँ, 400 बाय 400 के रख लेती हूँ।
सॉरी 200 बाय 200 के रख लेते हैं। और इसको मैं अब देखिए यहाँ पे तो ये सही आ रहे हैं, अगर मैं इसको ऊपर नीचे करूँ यानी कॉलम कर लूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, तो फिर तो ये कंटेनर से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं क्या होता है। ये कंटेनर से बाहर नहीं निकला, ये कंटेनर के अंदर ही रहता है, फ्लेक्स कंटेनर के अंदर ही रहता है। अब इसने अपनी डायमेंशंस तो ख़राब कर ली हैं इन बॉक्सेस में, इन डिविजन्स में, लेकिन ये कंटेनर से बाहर नहीं निकल सकती जब तक इसका जो कंटेंट है ना वो कंटेनर के अंदर आ गया। अब ये बॉक्स टू नहीं छोटा हो सकता, लेकिन ये अपनी पैडिंग, अपने मार्जिन, ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ये जो बॉक्सेस हैं हमारे पास, जो फ्लेक्स आइटम्स है, वो कोशिश करते हैं कि वो फ्लेक्स कंटेनर के अंदर ही रहें। ये एक प्रॉपर्टी आपने अपने जहन में रखनी है, वो बाहर नहीं करते, बाहर नहीं एक्सपैंड होते। अभी मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रख रही हूँ रो, और मैं जस्टिफाई कंटेंट करती हूँ, जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करती हूँ, फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी। मैं कहती हूँ जस्टिफाई कंटेंट हो जाए सेंटर में, यानी मेरा पूरा कंटेंट सेंटर में आ जाए। तो ये देखें सारे सेंटर में कंटेंट अलाइन हो गया। तो इसके अलावा कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं जस्टिफाई कंटेंट की। फ्लेक्स स्टार्ट यानी बिल्कुल स्टार्ट में हो जाएगा, वही जैसे हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा। इसको स्पेस इवनली हम कर सकते हैं, स्पेस थ्रू कर सकते हैं, ये करके देखते हैं सेंटर के अलावा। इसको स्पेस अराउंड करके देखते हैं। स्पेस अराउंड क्या करे में क्या होगा कि हमारे पास इन बॉक्सेस के दरमियान स्पेसेस आ गई। और इसमें ये देखें एक चीज़, जो बॉक्स वन और बॉक्स टू के दरमियान जो स्पेस है उसका हाफ मुझे इधर शो हो रहा है और हाफ ही इधर शो हो रहा है, यानी बॉक्स वन और बॉक्स टू के दरमियान जो स्पेस है उसका हाफ जो है ना वो ये कंटेनर के स्टार्ट और बॉक्स वन के दरमियान स्पेस है। तो ये आपने थोड़ा याद, अगर आपने इक्वल स्पेसिंग देनी है यानी यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस हो वही यहाँ से यहाँ तक हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पेस इवनली। स्पेस इवनली एक ऑप्शन है जस्टिफाई कंटेंट, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये देखें अब ये सारी स्पेसेस बिल्कुल इवन आ गई। तो मज़ीद क्या फ्लेक्स रैप हम कर सकते हैं, फ्लेक्स रैपिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ों के एक साथ मतलब एक ही लाइन में कर सकते हैं। अलाइन आइटम्स हम कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट। अब ये जस्टिफाई कंटेंट जैसी चीज़ है अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट इसको हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। तो अलाइन कंटेंट में हमारा पूरे की पूरी जो स्पेस है ना वो भी अलाइन हो रही होती है, और अलाइन आइटम्स में सिर्फ और सिर्फ जो स्पेस के अंदर एलिमेंट्स हैं वो अलाइन हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अलाइन आइटम्स में यूज़ करती हूँ, अलाइन आइटम्स एंड से जो है ना वो अलाइन हो आइटम्स। तो क्या होगा, आप देखिए एंड, इस कंटेनर का एंड क्या है, ये नीचे, तो नीचे से जो है ना वो आइटम्स अलाइन हो गए। अब अगर यहाँ पे मैं अलाइन कंटेंट कर लूँ, पहले आइटम्स लिखा हुआ है, अब कंटेंट कर लूँ, कंटेंट को एंड से अलाइन करो, तो मेरे पास स्पेस अलाइन होगी है, स्पेस भी इसमें शामिल होगी है। ये गलती से ऑन हो गया। पर अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, मैं कहती हूँ कि अलाइन कंटेंट करो राइट से, तो ये राइट से अलाइनमेंट हो रही है। यहाँ पे मैं नज़र नहीं आ रही, कोई चेंज नहीं आया इससे क्योंकि ऑलरेडी राइट अलाइनमेंट। यहाँ पे मैं इसको कहती हूँ कि कोई और ऑप्शन हो, मुझे इसके सारे ऑप्शन का पता भी नहीं है। सेंटर, फर्स्ट बेस लाइन, इसको हम कह देते हैं कि सेंटर अलाइन, अलाइन कंटेंट सेंटर में कर लो, तो अभी भी कोई चेंज नहीं आया क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट भी हमने सेंटर में ही किया। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेबसाइट्स के अलाइनमेंट के लिए, वेब पेजेस के अलाइनमेंट के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। और लाइन आइटम्स और लाइन कंटेंट में फ़र्क है, ये आपने याद रखना है। लाइन आइटम्स में सिर्फ एलिमेंट्स अलाइन हो रहे होते हैं मेन एक्सिस या क्रॉस एक्सिस के अलाउंग, और लाइन कंटेंट में पूरी की पूरी स्पेस अलाइन हो रही होती है, यानी जो स्पेस घेर रहे हैं एलिमेंट्स वो भी अलाइन हो रही होती है। ओके, फिर ये कुछ मज़ीद फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अलाइन सेल्फ है, alignment of individual around the cross axis, flex grow, flex shrink। ये मज़ीद कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज़ हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, फिर मज़ीद जो हमने पढ़ना है, ये मीडिया क्वेरीज जो है ना, ये मैंने पिछले कोर्स में एक बार पहले मैं
करा चुकी हूँ ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स, जिसमें मैंने मीडिया क्वेरीज की लेक्चर रिकॉर्ड किया था, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसमें बेसिकली बस हमने एक दो स्टेटमेंट्स होती हैं उसको यूज़ करके मैंने एक रिस्पॉन्सिव हेडर बनाया था। जैसे मैंने आप लोगों के सामने नेविगेशन बार नहीं बनाई, वो बेसिकली एक हेडर ही है। तो वहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्सिव हेडर था, यहाँ पे हम विड्थ सिलेक्ट करते थे कि विड्थ इतनी रहे, मेन विड्थ मैक्स विड्थ दे देते हैं, बाकी वो खुद एडजस्ट कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को यूज बनाने में मदद देते हैं। वैसे रिलेटिव यूनिट्स भी यूज़ हो रहे होते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए, लेकिन मीडिया क्वेरीज एक स्पेसिफिक टूल है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो मैं लेक्चर आपसे शेयर कर दूंगी, वो आप देख सकते हैं और उसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं एआई वगैरह के थ्रू। ओके। अच्छा, एआई का भी मैंने आपको ना कराना था कि एआई को कैसे यूज़ करते हैं। मैंने आपके सामने पिछले लेक्चर्स में मैंने एक नेविगेशन बार बनाया था, वो अमेजोन वाली वेबसाइट का। तो आज हम ऐसा करेंगे कि लेक्चर के एंड पे वही वाला नेविगेशन बार चैट जीपीटी से बनवा के देखेंगे। मैं कहूँगी उससे पूरा वो नेविगेशन बार दे दूंगी और कहूँगी कि इसका कोड लिख के दे, इसका HTML और CSS कोड लिख के दे, और फिर देखते हैं वो क्या करता है, वो कैसा लिखता है, वो हमें कैसा बना के देता है। ओके। तो मिन विड्थ मैक्स विड्थ इसमें होता है। अब लास्ट हम एक चीज़ देख लेते हैं, फ्लेक्स बॉक्स हमारा कवर हो गया, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज कवर हो गई हैं। लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं, CSS में हम अक्सर ये चीज़ यूज़ कर रहे थे, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस। जिसे हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वहाँ पे नहीं होती एनिमेशंस ट्रांजिशंस, वर्ड में एनिमेशंस ट्रांजिशंस होती हैं, इसी तरह से वेबसाइट्स में भी ट्रांजिशंस हो रही होती हैं। अब इसके लिए हम अलग से ट्रांजिशन वाला एलिमेंट, ट्रांजिशन सिलेक्टर यूज करते हैं। हम कहते हैं कि ये डिव, ठीक है, डिव जो है वो उसकी विड्थ ये है, उसकी हाइट ये है, उसका कलर ये है, बैकग्राउंड कलर ये है, उसके अंदर टेक्स्ट कलर ये है। सारी उसकी डिव की प्रॉपर्टीज हमने ना इस तरह CSS में लिखी होती है, CSS प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पे आप देखें सारे कंटेनर की लिखी है, डिव्स की लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि ठीक है, मेरा जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, मेरे डिव्स इस तरह से दिखते हैं, मेरे बॉक्सेस इस तरह से दिखते हैं, लेकिन अगर मैं बॉक्स वन पे, मैं कहूँ कि बॉक्स वन पे जब मैं हुवर करूँ, यहाँ पे बॉक्स वन एक आईडी है ना, तो बॉक्स वन पे जब मैं हुवर करूँ, बॉक्स वन डॉट हुवर, तब अलग तरीके से इसमें प्रॉपर्टीज आए। ठीक है, बॉक्स वन डॉट हुवर इस तरह से हम इसको कर रहे थे, जब डॉट नहीं, सॉरी, हम यहाँ पे सेमी कॉलन यूज करते हैं कि बॉक्स वन को जब हमने हुवर करना है तब उसकी ये वाली सारी प्रॉपर्टीज हो जाए। क्या प्रॉपर्टीज हो, अब यहाँ पे हम वो देखें। जैसे ही मैं बॉक्स वन पे हुवर करूँ तो उसकी विड्थ हो जाए, पहले उसकी विड्थ कितनी है 200, बाद में उसकी विड्थ हो जाए 100 पिक्सल, और उसकी हाइट भी क्या हो जाए 100 पिक्सल। या मैं ट्रांजिशन ऐड करूँ, बेसिकली हाइट भी उसकी कम हो जाए, 100 पिक्सल हो जाए, और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। पहले बैकग्राउंड कलर मैंने सबका क्या रखा हुआ है, एक्वा, फिर बाद में बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ये इस तरह से ब्लू वॉयलेट हो जाए फिर। तो मैं इसको करके देखती हूँ, मेरे पास नॉर्मली जो है ना वेबसाइट पूरी नॉर्मल शो हो रही है, कोई फर्क नहीं। अब देखें मैंने बॉक्स वन पे हुवर किया, तो ये कोई चेंज नहीं आया, ये क्या चीज़ है। जब बॉक्स वन पे जैसे ही मैंने हुवर किया, तो क्या हुआ, बॉक्स वन के लिए किया है ना, बॉक्स वन हुवर का मतलब है कि मैं उस पर माउस लेके गई, तो देखिए इसकी विड्थ छोटी हुई, ये 100 बाय 100 का हो गया, पहले 200 बाय 200 का बॉक्स है, 100 बाय 100 का हो गया, इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं अप्लाई हुआ। दोबारा करके देखती हूँ। अच्छा हाँ, मैंने आपको क्या कहा था कि आपने ये स्टाइल नहीं यूज करना, इसी से ये मसला आ रहा है। इस स्टाइल को मैं हटा देती हूँ बॉक्स वन से खाली, सबसे हट रहा है। तो भाई बॉक्स वन से ना इसको स्पेसिफिकली हटा देती हूँ। अब देखें ये नॉर्मली किस तरह से खाली है, जैसे मैंने इस पर हुवर किया तो ये ब्लू वॉयलेट हो गए। ये इनलाइन CSS यूज़ करने का ये नुकसान होता है कि जो आप यहाँ पे CSS लिखते हो ना, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसके ऊपर ओवरराइट हो जाती है इनलाइन CSS। ओके। तो आपने कम से कम इनलाइन CSS यूज़ करनी है। जैसे मैंने इसको हुवर किया, इस पर ब्लू वॉयलेट इसका कलर हो,
कोई और भी मैं इसमें ट्रांजिशन कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जैसे मैं इस पर होवर करूँ तो उसका इसका जो टेक्स्ट कलर है या फॉन्ट साइज जो है इसमें जो बॉक्स वन लिखा हुआ है वो हो जाए, अभी 16 पिक्सल है ना, वो डिफ़ॉल्ट में 16 पिक्सल होता है, तो वो हो जाए 40 पिक्सल फॉर एग्जांपल। अब देखिए जैसे मैं इस पर होवर करूँगी बॉक्स वन इतना बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, 40 पिक्सल का हो, तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन ऐड करना। बॉक्स वन पे जब होवर करेंगे तब हम कर सकते हैं। होवर की जगह मैं कहती हूँ कि बॉक्स वन पे जब मैं क्लिक करूँ, माउस से क्लिक करूँ, तब मेरे पास ये हो। अब ये जब मैं इस पर होवर करी तब नहीं शो हो रहा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी ना इस तरह, इस बॉक्स वन को क्लिक करूँगी तब मेरे पास ये शो होगा। क्लिक नहीं, सॉरी, ऑन क्लिक लिखते हैं, ऑन क्लिक है भी कोई ये कि नहीं, होती है मेरे ख्याल से ऑन क्लिक या फिर एक्टिव। एक्टिव बेसिकली कोई भी एलिमेंट एक्टिव कब होता है, जब उसको हम क्लिक करते हैं, एक्टिव हम, ये सही है, एक्टिव जी, यानी जब हम इसको क्लिक करेंगे तब मुझे ट्रांजिशन लगी नजर आएगी एक्टिव। अब मैं इसको अगर क्लिक किए रखूँ ना, अब देखिए मैंने इसको क्लिक किया हुआ है, इस पर इसको मैंने पकड़ा हुआ है क्लिक करके, तो ये इस पर ट्रांजिशन अप्लाई, जितनी देर के लिए मैं इसको पकड़े रखूँगी क्लिक करके उतनी देर के लिए इसके इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई रहेगी, जितनी देर तक ये एक्टिव रहेगा। बेसिकली इसको हम देखें, इंस्पेक्ट करें इस बॉक्स को, तो ये अभी एक्टिव नहीं है, अगर ये एक्टिव हो तब इस पर ट्रांजिशन आएगी। तो देखिए इस पर मैंने ट्रांजिशन ऐड की हुई है, डिस्प्ले और इसमें हूवर वाला, ये देखें, ये हूवर लिखा है, जब ये एक्टिव होगा तब ये इस तरह से देखेगा, ठीक है। अब जब ये एक्टिव नहीं होगा ये सिंपल देखेगा, जब ये एक्टिव होगा तो इस पर ट्रांजिशन अप्लाई हुई हुई है, मैं देखिए। अब ट्रांजिशन की ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे ट्रांजिशन जो है वो कितने टाइम के लिए लगे, 2 सेकेंड के लिए ट्रांजिशन आए, जब हम होवर करें 2 सेकेंड के लिए ट्रांजिशन हो, 3 सेकेंड के लिए हो, 4 सेकेंड के लिए हो, कितने टाइम के लिए हो। ट्रांजिशन इस तरह ड्यूरेशन होती है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन। और ट्रांजिशन जो है उसका टाइमिंग फंक्शन होता है कि किस तरह से ट्रांजिशन आएगी, स्लो आएगी, इस तरह जैसे जो पावर पॉइंट में नहीं होता, ये देखें पावर पॉइंट में डिफरेंट ट्रांजिशन होती हैं, फेड एनिमेशन होती हैं, ये सारी हैं, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट इन, तो इस तरह से इसको हम कहते हैं टाइमिंग फंक्शन। ये हमारे पास वेबसाइट्स में भी होते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ये ट्रांजिशन अप्लाई तो हो रही है, लेकिन ये कितनी टाइम के लिए, तो इसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे स्पेसिफाई करेंगे, ये देखें ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं, डिले, टाइमिंग फंक्शंस, या एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो। ये फिर एक शॉर्ट हैंड है ट्रांजिशन का, कि ट्रांजिशन जो है वो सारी की सारी पे अप्लाई हो 2 सेकेंड के लिए, ईज इन, और डिले 1 सेकेंड का है। ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से होता है, अपना कॉलेज वाली जो नोट्स है ना उसमें प्रॉपर्ली लिखा हुआ है ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यू वांट टू ट्रांजिशन, अब किस प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन करना चाहते हो, फॉन्ट साइज को, विड्थ को, फिर ट्रांजिशन ड्यूरेशन, आप कितनी देर के लिए वो ट्रांजिशन चाहते हो, फिर आप टाइमिंग फंक्शन कितना चाहते हो, टाइमिंग फंक्शन ईज इन ट्रांजिशन हो, ईज आउट, लीनियर, स्टेप्स में हो। आप ये देख सकते हो कि किस तरह से दिखने में लगती है ट्रांजिशन, या आप एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो ट्रांजिशंस, एमडीएन। तो ये मोजिला डॉक्यूमेंटेशन खुल गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से हूवर टू सी द ट्रांजिशन। अभी मैंने मार्जिन राइट वाली ट्रांजिशन रखी हुई है, यहाँ पे मैं और भी मैं देख सकती हूँ, मार्जिन राइट, ये ईज आउट वाली देख रही हूँ मैं, तो इस डिफरेंट टाइमिंग फंक्शंस को मैं देख सकती हूँ। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन पे मैं जाती हूँ, देखती हूँ डिफरेंट टाइमिंग फंक्शन किस तरह से होते हैं। देखिए लीनियर टाइमिंग फंक्शन में ट्रांजिशन इस तरह से होती है, ईज इन में जो है ना इस तरह से हो रही होती है ट्रांजिशन, स्टेप्स में जो है ना स्टेप्स में हो रही है। देखिए सबसे पहले इसको मैंने छोड़ा है, तो ये वापस अपनी वर्थ पे चला गया, फिर जब मैंने इसको पकड़ा
तो ये स्टेप्स में अपनी जो है ना इसने विड्थ कम की है। फिर क्यूबिक में ये अलग तरीके से ट्रांजिशन होगी। देखिए पूरा ये बड़ा हो गया, और अब ये क्यूब में ना 2 स्टेप्स लेके झूलता हुआ जो है ना वो पीछे जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट ट्रांजिशंस किस तरह से देखने में दिखती हैं। यूजिंग ये एम्बिएंट डॉक्यूमेंटेशन में आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, या फिर आप खुद अपनी वेबसाइट में ना ये वेब पेजेस में ये डिफरेंट टाइमिंग फंक्शंस यूज़ करके देख सकते हैं। फिर ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड एक यूज़ होता है। कि ट्रांजिशन सबसे पहले आप लिखो प्रॉपर्टी नेम कि आप किस प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन करना चाहते हो। अगर आपने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को करना है तो यहाँ पे आप ऑल लिख दो, जो कि मैंने लिखा हुआ अपनी स्लाइड्स में। फिर ड्यूरेशन कितनी देर के लिए आपको ट्रांजिशन चाहिए, टाइमिंग फंक्शन कौन सा आपने यूज़ करना है, और डिले कितना देना, यानी कितनी देर के बाद वो ट्रांजिशन हमें दिखना स्टार्ट हो। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम बॉक्स 1 में यहाँ पे मैं कहती हूँ डिव को हमने ट्रांजिशन करनी है। तो ट्रांजिशन इसको मैं कहूँ कि ऑल ट्रांजिशन हो, और 2 सेकेंड के लिए ट्रांजिशन हो, टाइमिंग फंक्शन कौन सा यूज़ हो, ईजन, और डिले कितना हो, 0.3 सेकेंड का फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और फिर जब हम डिव पे क्लिक करेंगे, ये बॉक्स 1 के लिए मैं ये ट्रांजिशन कर लेती हूँ Ctrl+C करके ना। ये बॉक्स 1 इस पे हमने ट्रांजिशन बेसिकली अप्लाई की है ना, तो इसके लिए मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगी। डिव सारी की सारी डिव्स पे तो हमने ट्रांजिशन अप्लाई नहीं की, तो ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड मैंने यूज़ किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसको ट्रांजिशन करूँगी तो मेरे पास एकदम से नहीं पूरा ट्रांजिशन हो रही होगी, कुछ देर लगेगी, 2 सेकेंड में इस टाइम पूरी ट्रांजिशन होगी। मैं इसको हूवर कर लेती हूँ, ऑन हूवर। हूवर। अब देखें जब इस पर मैं हूवर करी तो 2 सेकेंड में मेरे पास ट्रांजिशन, फिर जब मैंने इसको छोड़ा 2 सेकेंड में वो ईज इन आउट हो रहा है। टाइमिंग फंक्शन भी मेरे पास लग रहा है। फिर जब मैं छोड़ी हूँ, अब देखें कितने मज़े की ट्रांजिशन है। तो इस तरह से आप ट्रांजिशंस डिफरेंट फंक्शंस एक्सप्लोर करें, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी नेम, यहाँ पे देखें सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, कितने टाइम में हो रही है, 2 सेकेंड में ईज इन फंक्शन को यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल मैं इसको टाइमिंग फंक्शन को चेंज करके स्टेप्स में कर लेती हूँ, और फिर मैं स्टेप साइज दे सकती हूँ। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि 4 स्टेप्स में करनी, तो 4 स्टेप्स में मेरे पास ये होगा। देखें 1 2 3 4, फिर जब मैं इसको छोड़ूंगी 1 2 3 4, पकड़ा इसको 1 2 3 4, 4 स्टेप्स में ट्रांजिशन होगी। तो इस तरह से हम ट्रांजिशंस भी अप्लाई कर सकते हैं CSS में। काफ़ी ज़्यादा हम CSS सीख चुके हैं। इस CSS हम पूरी की पूरी जो है ना वो मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो अक्सर मोस्टली वेबसाइट्स में यूज़ हो रही होती हैं, वो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो अब काम है प्रैक्टिस का। अब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी नई प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर करेंगे, AI को यूज़ करेंगे, मेनली आप कोडिंग करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको CSS आती जाएगी। आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करें तो अपनी जो अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी उसमें अच्छे तरीके से CSS को यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि जितने एलिमेंट्स पड़े हैं सारे घुसा दो। जो रेलिवेंट है, जो रेलिवेंट हैं, जो एप्लीकेबल हैं, सिर्फ उन्हीं को आपने यूज़ करके अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन करना है। फिर आपने फ्रंट एंड मेंटोर एक वेबसाइट थी जो मैंने आपको दिखाई थी, उसके चैलेंजेस को सॉल्व करने हैं। और ये लास्ट जो ये हमारे बेसिक असाइनमेंट होगी, एक मेगा प्रोजेक्ट होगा इस कोर्स के एंड पे, कि आपने एक प्रोफेशनल वेबसाइट्स के होम वेब पेज को क्लोन करना है। क्लोन यानी उसकी कॉपी बनानी है, क्लोन हम कहते हैं कॉपी करने को। फ्रंट एंड मेंटोर वाले जो चैलेंजेस है ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे लैपटॉप की चार्जिंग भी कम है, इसको मैंने चार्जिंग पे लगाना है, वरना मैं कहती कि आप AI में आपको करके दिखाऊं। अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो हमने पढ़ा था ना, ये जो हमने एक नेविगेशन बार बनाया था, तो इसको आपने कॉपी करना है। यहाँ से मैं आपको नोट्स भेजूंगी, इसको कॉपी करके आपने ChatGPT पे पेस्ट करना है। आप उसको आपने कहना है कि मुझे इस ये वाला पूरा जो है ना नेविगेशन बार डिज़ाइन करना है, तो मुझे इसका HTML और CSS लिख के दे दो, HTML और CSS कोड लिख के दे दो। तो आपने देखना है कि वो किस तरह का कोड लिख के दिखा देता है, और हमने जो खुद कोड लिखे है उससे कंपेयर करना है आपने कि वो कौन से नए फीचर्स ऐड करता है, वो कौन सी गलतियाँ करता है।
तो आपने इस तरह से ना एआई के थ्रू वेब डेवलपमेंट करके देखनी है। फिर वो जो गलतियां करेगा आप उससे सही भी कर सकते हो, क्योंकि अब आपको खुद सीएसएस आती है, एचटीएमएल आती है। अगर ना आती होती तो फिर आपको डेवलपर की ज़रूरत पड़नी थी, फिर आप नहीं सही कर सकते थे। अच्छा, मैं आपको जो है ना वो सीएसएस डेवलपर्स, फ्रंट एंड डेवलपर चैलेंजेस दिखा रही थी। यहाँ पे मेरे पास पड़ा होगा फ्रंट एंड मेंटोर। हाँ, ये www.frontendmentor.io होम जो है ना ये हमारे पास है। इस पे आपने जाना है और इस पे माय चैलेंजेस पे जाना है। यहाँ पे अब डिफरेंट चैलेंजेस आए होते हैं। ये सिंगल प्राइस ग्रिड कंपोनेंट ये मैंने बनाया हुआ है। ये प्रोडक्ट रिव्यू कार्ड भी मैंने बनवाया था पिछले कोर्स में। रेसिपी पेज, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं। ये इन प्रोग्रेस है, आपको नज़र आ रहा है ना। कंप्लीटेड बेसिकली ये इन प्रोग्रेस, या मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किए तो कंप्लीटेड में नहीं शो हो रहे, लेकिन ये आप मज़ीद देख सकते हो। एक्सप्लोर में जाके ना इस तरह चैलेंजेस पे जाओ तो यहाँ आपको ना डिफरेंट सैम्पल्स नज़र आ रहे होते हैं, डिफरेंट वेब डिज़ाइंस बने हुए नज़र आ रहे हैं। आपने उसको कॉपी करना है। तो यहाँ पे आप फ़िल्टर लगाओ, सिर्फ ऐसे जो है ना वो ईजीएस्ट टू हार्डेस्ट इस तरह फ़िल्टर लगा लो। सबसे पहले ईजीएस्ट वाले बनाओ, सिर्फ एच टी एम एल। देखो यहाँ पे ये लैंग्वेजेस शो रही हैं कि एच टी एम एल और सी एस एस को यूज़ करके बन जाएगा। आप बिगिनर वाले करो, न्यूबी और बिगनर वाले आप जो है ना वो कर सकते हो। बिगनर वाले भी मैंने जो है ना बच्चों को कराए हुए हैं। तो जूनियर वाले भी आप किसी तरीके से कर सकते हो। तो इस तरह आप एक वेब पेज बना सकते हो। ये डेस्कटॉप डिज़ाइन, टैबलेट डिज़ाइन, मोबाइल डिज़ाइन, ये देखें यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस है। हर जो स्क्रीन साइज़ है उस पर ये वेबसाइट अच्छी लग रही है, उस पर वेब पेज अच्छा लग रहा है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जो पिक्चर्स इसमें ऐड की हुई हैं, हुई हुई हैं। ये पूरा पैकेज ना आप डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे जो फ्री वाले हैं ना वो कोशिश करो आप वही करो। ये एक अच्छा मुझे लग रहा है। इसमें टेक्स्ट है, बॉक्सेस हैं, तो ये ईजी लग रहा है मुझे। डेस्कटॉप डिज़ाइन, मोबाइल डिज़ाइन, दोनों चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो इसको आप कर सकते हो। यहाँ पे एच टी एम एल और सी एस एस यूज हो रहे हैं न्यूबी के लिए। सोशल प्रूफ सेक्शन, इसका मैं आपको लिंक भेज दूँगी। स्टार्ट चैलेंज अब मैं आपने जानना है और यहाँ पे सारी स्टार्टेड फाइल डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे सारी जीपीजी इमेजेस होंगी, डिज़ाइन फाइल्स होंगी, बेसिक स्टाइल गाइड्स होगी, रीड मी पूरा टेक्स्ट जो कॉपी करना है ना वो हमारे पास वो आपके पास होगा। ये पूरी एक जिप फाइल मेरे पास डाउनलोड की है। इसको आपने अनजिप करना है और पूरा एक फ़ोल्डर बना देना है। अपनी एक वेबसाइट बनानी है, पूरी इस तरह का एक वेब पेज बनाना है। मैं आपको कुछ लेक्चर्स शेयर कर लूँगी जिनमें मैंने आपके सामने पूरा ना एक प्रोजेक्ट कॉपी किया हुआ है, और मैं आपको दिखा भी दूँगी फर्दर लेक्चर्स में। ओके, सो सी एस एस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 2 लैंग्वेजेस सीख चुके हो फ्रंट एंड की। ये मैंने क्लास में स्लाइड ऐड की हुई है कि सी एस एस, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था सी एस एस पूरा एक समंदर है। जैसे आप ये अपना कॉलेज वाली देख लो स्लाइड्स, इसमें भी इसने बहुत बेसिक बताया हुआ है, बेसिक सी एस एस के बारे में बताया हुआ है जो कि अक्सर वेबसाइट्स में यूज़ हो रही थी। तो इसमें कितनी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं, सी एस एस ट्रांसफॉर्म्स, एनिमेशंस, फिर ये डिफरेंट एनिमेशंस, ट्रांसफॉर्म्स। वैसे इसने जो जो चीज़ें कराई हैं, मीडिया क्वेरीज, ये मैंने पिछले बच्चों को कराई थी, आपको भी मैं भेज दूँगी। इस तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ये जेड इंडेक्स, रैम, इस तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सी एस एस में। आप W3 स्कूल्स पे देखोगे उसमें हज़ारों जो है ना वो सी एस एस एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो सी एस एस की कितनी ज़्यादा जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ हैं। कंटेनमेंट, कंडीशनर रूल्स, फिल्टर इफेक्ट्स, फॉन्ट्स, ग्रिड, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें आपने याद रखना, बेसिक सी एस एस हम पढ़ चुके हैं। चाहे हमें समंदर का जो है ना वो थोड़ी सी पार्ट उसका आता है, थोड़ा सा कतरा आता है, लेकिन जो हमें चीज़ आती है ना, हमने मेन मेन सिर्फ एक जगह से जो है ना समंदर का कतरा नहीं उठाया। हमने समंदर में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मेन मेन वेबसाइट्स में यूज़ होती हैं वो हम पढ़ चुके हैं। और बाकी आप सीख सकते हो पूरे समंदर को, बाकी प्रॉपर्टीज़ आप सीख सकते हो टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे आप फर्दर वेब पेजेस बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाओगे, क्लोन करोगे वेबसाइट्स को, तो आप चीज़ें सीख सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको बेसिकली ये है कि आनी चाहिए, जो आप चीज़ें सीख रहे हो, जो प्रॉपर्टी सीख रहे हो, जो याद करे हो, उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को, अपनी सी एस एस को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर दिस लेक्चर।
वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने थोड़ा बहुत वेब डिज़ाइन को कवर करना है, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस को देखना है, और हमने जो है वो कोई एक प्रोजेक्ट भी हम कर लेंगे, ये फ्रंट एंड मेंटोर वाला। मैं कुछ आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स शेयर कर लूँगी जहाँ पे मैंने ये प्रोजेक्ट्स करके दिखाए हुए हैं, और अपने कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स शेयर कर लूँगी आपके साथ, तो वहाँ पे आप पूरा सोर्स कोड देख सकते हो, पूरी कोडिंग देख सकते हो कि किस तरह से मैंने किया हुआ है, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके, सो अल्लाह हाफिज़ फॉर दिस लेक्चर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर्स में मैं आपको होस्टिंग का भी बताऊंगी और गिटहब का भी बताऊंगी कि गिटहब पे आप अपनी प्रोफाइल बनानी है, फाइवर पे कैसे आप अपनी गिग्स बनाओगे, और अपना जो जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जो आपने इस कोर्स में सीखा है वहाँ पे आप किसी और को सिखा सकते हो, किसी और क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, उसकी वेबसाइट्स बना सकते हो, बेसिक फ्रंट एंड की वेब पेजेस बना सकते हो। ओके, सो अल्लाह हाफिज़ फॉर दिस लेक्चर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।